हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, इन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसा कि आपको पता है कि इसका एक पार्ट जो है जिसमें 50 क्वेश्चन करवाया गया था, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और अभी जो वीडियो लेकर आया है ये भी है पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स से। ये दूसरा पार्ट होगा। ये दूसरे पार्ट में आपको 60 क्वेश्चन करवाया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जितने क्वेश्चन हैं टोटल रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पुनः आपके आने वाला जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें 100% आने की संभावना है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश में 2, 8, 6 के जो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो दिया हुआ है कि क्या दिया है, 2, 8, 6 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला तत्व एक रखा गया, किसका होगा यहाँ पे, तो किस तत्व का होगा। तो जैसे कि आपको देखिए, आप 2, 8, 6 यहाँ पे 2, 8 और 6 को हम जोड़ देते हैं, 2, 8 कितना हो जाता है, 2, 8, 16 नहीं सॉरी 2, 8, 10, 10 से कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये किस तत्व का होगा, तो परमाणु क्रमांक 16 वाला तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। तो 16 आखिर होता है किसका, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास जो 16 होता है परमाणु संख्या वो सल्फर का होता है, SuLPHUR सल्फर का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, क्या समान होता है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसने, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था मोस्टली साहब ने दिया था। सिर्फ आवर्त सारणी का यदि बात करें तो आवर्त सारणी जो सिर्फ किसने दिया है, वो मेंडलीव साहब ने दिया है। यदि आवर्त सारणी के पिता पूछे तो वो क्या हो जाएगा, मेंडलीव साहब हो जाएगा। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कहेगा तो क्या हो जाएगा, मोस्टली साहब हो जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया है किसने दिया है, मोस्टली साहब ने दिया है। तो कहा यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है, क्या समान होता है। देखिए, वर्ग क्या होता है, जो ऊपर से नीचे ऐसे जो ऊपर से नीचे जो बना हुआ है, इस तरह जो ऊपर से नीचे बना रहता है ये जो कहलाता है ये वर्ग कहलाता है। और पीरियोडिक टेबल में आप देखिए इस तरह जो रहता है, इस तरह से ये लाइन बाएं से जो दाएं रहता है वो क्या कहलाता है, वो आवर्त कहलाता है, ठीक ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको जैसे आपको पता है कि आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। लेकिन वही वर्ग की संख्या जो होती है, वर्ग की संख्या कितनी होती है, वो 18 होती हैं, ठीक ना। वही यदि हम बात करें यहाँ पे कि मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी था उसमें आवर्तों की संख्या 7 था, लेकिन वर्ग की संख्या कितनी थी, 9 थी। अब वही चीज़ आधुनिक आप क्या हो गया, आधुनिक और जो आधुनिक आवर्त सारणी और जो पहले वाला जो मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी है, दोनों आवर्त की संख्या तो 7 ही हैं। बट मेंडलीव साहब में ग्रुप की संख्या जो थी, जो यानी कि वर्ग की संख्या थी वो 9 थी। जबकि मोस्टली साहब का जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्ग की संख्या 9 कितना 18 हो गई हैं। तो याद रखिए यहाँ पे। तो इसमें कहा क्या रहे यहाँ पे कि क्या समान होता है, परमाणु भार तो समान नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यानी परमाणु संख्या का वैल्यू बढ़ते जाता है। परमाणु संख्या बढ़ेगा तो ये कन्फर्म परमाणु भार भी बढ़ेगा, और परमाणु संख्या बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ने से क्या होता है, कक्षा का आकार बढ़ते जाता है, और कक्षा का आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या और परमाणु क्रमांक ये तीनों तो क्या होता है, समान नहीं होता है, ये बढ़ते जाता है। हाँ, तो यह समान होगा क्या यहाँ पे, तो याद रखिए कि वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है, पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसका आंसर क्या हो जाए, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाए। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है क्या है, किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन विन्यास आप सजाइएगा तो लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी संख्या क्या होती है, समान होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में जाना जाता है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल समूह कितने होते हैं, 18 समूह होते हैं। 18 समूह में से 18वां समूह होता है वो शून्य समूह के नाम से जाना जाता है, ठीक ना।
किस नाम से जाना जाता है? शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है, ठीक है। तो कैलिफोर्नियम जो यहाँ पे है, कैलिफोर्नियम जो हो जाएगा ये इसका जो आंसर हो जाए, कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है। तो किस समूह का सदस्य है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा एक्टिनाइड समूह का सदस्य हो जाएगा। सही बात है। कैलिफोर्नियम जो होगा यहाँ पे एक्टिनाइड, देखिए कैलिफोर्नियम किस समूह का सदस्य होगा? एक्टिनाइड समूह का सदस्य होगा। इसका रासायनिक चिन्ह क्या होता है? याद रखिए, इसका रासायनिक चिन्ह जो होता है कैलिफोर्नियम का CF होता है। क्या होता है यहाँ पे? CF होता है। और इसका एटॉमिक नंबर का बात करें वो क्या होता है? 98 होता है। क्या होता है? 98 होता है। याद रखिए कैलिफोर्नियम। तो याद रखिए कैलिफोर्नियम जो होता है एक्टिनाइड समूह का ये सदस्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। हाइड्रोजन हीलियम को डैश में रखा गया है। देखिए सबसे पीरियोडिक टेबल का यदि पहले ग्रुप और पहले आवर्त का बात करें, समझ बात को, पहले ग्रुप का यदि बात करें और पहले आवर्त का बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? उसमें किस तत्व को रखा गया? तो हाइड्रोजन को रखा गया है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन हीलियम को जो रखा गया है ये पहले आवर्त में रखा गया है, ठीक ना। जैसे आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो होता है 7 आवर्त है। 7 आवर्त में से जो होता है सबसे ऊपर में देखिएगा तो सबसे ऊपर में क्या होगा? पहले आवर्त में हाइड्रोजन होगा। लास्ट मतलब जो कि 18वें ग्रुप में जो देखिएगा लास्ट में कौन है? हीलियम है। तो पहले आवर्त में जो है मात्र 2 ही तत्व हैं, वो कौन है? तो शुरू में कौन है? हाइड्रोजन है और लास्ट में कौन? हीलियम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले आवर्त हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु संख्या त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो चौथे आवर्त में जो है कि निम्न में से बोलता है किस तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऐसे क्रम से आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले तो आता है फ्लोरीन आता है। फ्लोरीन हो गया, फिर क्लोरीन हो जाएगा, फिर क्या आ जाता है? ब्रोमीन हो जाता है, फिर यहाँ पे हो जाता है आयोडीन हो जाता है, यहाँ फिर स्टेटिन होता है यहाँ पे। तो चौथे आवर्त की यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ पे। तो देखिए फ्लोरीन जो शुरू होता है यो पहले आवर्त शुरू नहीं होता है, वो जो आवर्त शुरू होता है दूसरी आवर्त से शुरू होता है। तो दूसरी आवर्त से जो शुरू होता है तो फ्लोरीन तो दूसरे आवर्त में हो जाएगा, तीसरे में क्या? क्लोरीन हो जाएगा और चौथे में कौन हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ठीक ना। कितना सोचता है यहाँ पे कि फ्लोरीन से स्टार्ट, ठीक है। फ्लोरीन पहले आवर्त से फ्लोरीन शुरू नहीं होता है, दूसरे आवर्त से शुरू होता है। आप पीरियोडिक टेबल को देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा? चौथे आवर्त में हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? इसका आंसर जो हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया, ब्रोमीन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लेंथेनम की परमाणु संख्या जो होते हैं वो क्या है आपकी? 57 होती हैं, ठीक ना। और जैसे कि 58 से फिर लेंथेनियम सीरीज शुरू हो जाता है और लेंथेनाइट सीरीज में कहा जाता है कि कुल कितने तत्व हैं? तो 14 तत्व हैं। तो यहाँ पर लेंथेनम की परमाणु संख्या क्या होती है? यहाँ पे लेंथेनम की परमाणु संख्या 57 होती है। कितना होती है यहाँ पे? 57 होती हैं। इसके परमाणु संख्या इसका संकेत का यदि हम बात करें लेंथेनम का तो La होता है। क्या होता है? La होता है, ठीक ना। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुनः आपके ग्रुप डी की एग्जाम में पूछने की संभावना होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो एक्टिनियम की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? 89 होती है, ठीक ना। याद रखिए S एक्टिनियम S 89, एक्टिनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 89 होती है। यदि एक्टिनियम की यदि हम बात करें यहाँ पे कि इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत होता है Ac होता है। क्या होता है यहाँ पे? Ac होता है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका जो आंसर होना चाहिए यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो चलते हैं देखते क्या होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैजिक नंबर जो होता है, आप लोग ऐसे वीडियो का जो पीरियोडिक टेबल जो पहला पार्ट बताया था उसमें बताया गया था आपको कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है, ठीक नहीं यहाँ पे।
तो बात करते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन परमाणु संख्या, तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या तो 7 यहाँ पे, और कहता है कि नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व। तो देखिए यहाँ पे 7 में यदि हम जोड़ते हैं यहाँ पे, ठीक ना, 7 में यदि हम जोड़ेंगे यहाँ पे 8, तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 15 जो हो गया, ये 15 क्या हो गया, 15 दूसरा तत्व हो गया, नाइट्रोजन परिवार का ये दूसरा तत्व हो गया। फिर 15 में देखिए हम क्या जोड़ना पड़ेगा, 15 में नाइट्रोजन परमाणु के साथ फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन के परमाणु के साथ हैं, तो क्योंकि नाइट्रोजन शुरू तो होता है दूसरे से, तो वहाँ पे तो 8 तो जुट ही गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या, तो यहाँ पर तो ये तो पहला हो गया। फिर इसमें यदि हम जोड़ते हैं 8 और 15 23 हो जाएगा, फिर 23 या 18 गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे कंडीशन, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे इसका जो देख लेते हैं, ये 7 यहाँ पे, तो 7 में यदि हम 8 जोड़ते तो कितना हो जाता, 15 हो जाता है। फिर 15 में ये आप क्या 18 जोड़ें 33, ये सही है, ठीक है 33 हो जाएगा इसका। पहला कौन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और 15वां कौन हो, 15वां आपका फास्फोरस हो जाएगा, और तीसरा जो 33वां जो हो जाएगा, जो 33 परमाणु संख्या होता है वो आपका क्या हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, एंटीमनी, ठीक है। यहाँ पे 33 हो जाएगा ये। लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्या समानता है, यहाँ पर कहता है लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है यहाँ पे। तो ये क्षारीय मृदा तत्व हैं। देखिए क्षारीय मृदा तत्व नहीं, ये क्षारीय मृदा तत्व तो नहीं, क्षारीय तत्व वाले, लेकिन क्षारीय मृदा तत्व नहीं है, ठीक है ना। ये अक्रिय तत्व भी नहीं है। इनके बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, हाँ ये चल सकता है, क्योंकि देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये जितना भी तत्व है ये टोटल एलिमेंट्स जो आता है ये अब फर्स्ट ग्रुप में आता है। और ग्रुप में जैसे कि आपको पता है कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम में क्या समानता होगा, उसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए पहला वर्ग, यदि वर्ग 1 है तो उसके अंतिम कक्षा में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि दूसरे वर्ग का सदस्य है तो लास्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है, पहले समूह के तत्वों को जो कहा जाता है उसको कहा जाता है क्षार धातुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षार धातुएं कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा वही। देखो पहले ग्रुप वाला को, पहले जो समूह के तत्व उसको क्या क्षार धातु कहा जाता है, जबकि ये दूसरे ग्रुप के यदि तत्व को कहा जाता है उसको उसको कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है। क्या कहते हैं वहाँ पे, क्षारीय मृदा, तो क्षारीय मृदा तत्व कहा जाता है। क्षारीय मृदा के है तो समझ जाए दूसरा ग्रुप, सिर्फ क्षारीय तत्व कहा जाए तो क्या हो जाए यहाँ पे, पहला ग्रुप हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, क्षार धातु हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाई और उपस्थित इकलौते अधातु कौन से। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कि बाई और टोटल का टोटल धातु ही हैं, लेकिन मात्र एक जो है कि तत्व है जो कि अधातु है उसको रखा गया है। वो इकलौते अधातु कौन है, तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग याद रखिए हाइड्रोजन को जो है कि आवारा तत्व की संख्या दिया गया। जी पूछा जाता क्वेश्चन में कि पीरियोडिक टेबल में किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिए आवारा तत्व जो कहा जाता है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है, क्योंकि इसका फिक्स स्थान नहीं है, इस वजह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्याओं वाले तत्वों के युग्म समान समूह से संबंधित, तो समान समूह से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो समान समूह से संबंधित जो हो जाएगा यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखिए, जैसे मैजिक नंबर आपको पता है क्या होता है, मैजिक नंबर जो होता है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32 होता है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे यदि 13 में यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है 13 में 18 जोड़ देते कितना होता है, 8 3 11 हो गया, 2 1 3 31 हो गया। हाँ हमको लगता है ये आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि 12 में यहाँ पे देखें, 12 में यदि यहाँ पर 18 जोड़ेंगे 30 होगा, लेकिन ये चलेगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि शुरू में यदि करते हैं तो 2 यहाँ पे हो जाता है, 8 10 हो जाता है, ये नहीं चलेगा, आपका ऑप्शन ए ही चलेगा। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? 5वें आवर्त में बता, ठीक है, 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो 5वें आवर्त में जो हो जाएगा अति धात्विक तत्व जो हो जाएगा यहाँ पे प्लेटिनम है, गोल्ड है, कैल्शियम है, इसमें हो जाएगा 5वें। जैसे पहले ग्रुप का बात करते हैं यहाँ पे, पहले ग्रुप में कौन आता है? पहले ग्रुप में जो आता है हाइड्रोजन लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, हाइलिना कर, बट पोटेशियम हो जाएगा रब और रुबिडियम आरबी। यहाँ पे हाइलिना ना कर रब से फरियाद है। तो पहला तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा लिथियम हो गया, तीसरा क्या होगा? सोडियम हो गया, चौथा पोटेशियम का, पाँचवा क्या होगा? रुबिडियम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? रुबिडियम हो जाएगा इसका आंसर। 5वें आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा? रुबिडियम हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में धातुओं को शामिल नहीं किया गया है। देखिए, जो पहले जो आवर्त है, बाकी आपका दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, सब में क्या धातु है, लेकिन जो पहला आवर्त होता है, पहले आवर्त में जो होता है कि उसमें धातु को नहीं रखा गया। पहले आवर्त में जो रखा गया यहाँ पे, एक तो देखिए शुरू में कौन है? हाइड्रोजन, जो अधातु है, ठीक ना। और जो लास्ट में जो आता है हीलियम आता है, लास्ट में जो हीलियम आता है वो क्या आता है? निष्क्रिय तत्व होता है। तो पहले आवर्त में एक भी धातु नहीं है। एक क्या है आपका? एक जो आपका कि अधातु है, दूसरा क्या? निष्क्रिय गैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लेंथेनियम की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लेंथेनाइट की जो परमाणु संख्या किसके रेंज में होता है? लेंथेनाइट की जो परमाणु, ये 58 से 71 तक होता है। क्या होता है यहाँ पे? लेंथेनाइट की परमाणु संख्या किस रेंज में होते हैं? तो आप लोग याद रखें, लेंथेनाइट की जो परमाणु संख्या का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 58 से लेकर 71 तक होता है, ठीक है। यदि 58 से 71 तक हम गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल एलिमेंट्स 14 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि पूछा जाता है कि लेंथेनाइट श्रेणी में जो है कुल कितने तत्व हैं? तो लेंथेनाइट श्रेणी में कुल कितने तत्व हैं? यहाँ पे 14 तत्व हैं। उसी तरह से एक्टिनाइट श्रेणी में कुल कितना तत्व है? एक्टिनाइट श्रेणी में भी है एक्टिनाइट श्रेणी में भी 14 तत्व हैं। और यदि आपको पूछे कि लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी दोनों मिलाकर कुल तत्व कितने हैं, तो याद रखिए 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। आप लोग याद रखें, लेंथेनाइट श्रेणी जो शुरू होता है वो 58 से लेकर 71 तक होता है। वही एक्टिनाइट श्रेणी कहेगा तो वो क्या होता है? 90 से लेकर 103 तक होता है, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश और डैश आवर्त में प्रत्येक में दो उपधातु होते हैं, ठीक ना। तो किस में होता है? 2 उपधातु होते हैं प्रत्येक में। तो आप लोग याद रखिएगा कि चौथे और 5वें आवर्त में जो होता है प्रत्येक में 2 उपधातु होता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा और 5वां आवर्त, ऑप्शन डी। आधुनिक आवर्त में चौथे में भी 2 उपधातु है और 5वें आवर्त में क्या है? 2 उपधातु हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के डैश आवर्त में उपस्थित होगा। देखिए, आवर्त कैसे निकालना है? यहाँ पे 16 है तो 16 को जब हम सजाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा? 2 8 और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह से हम कहेंगे कक्षा कितना बना? कक्षा तो यहाँ पे 3 को बना। यदि कक्षा 3 को बना, समझ जाए कि आवर्त की संख्या में क्या होगी? 3 होगी, ठीक ना। तो 3 कक्षा बनना है तो ये तीसरे आवर्त में होगा। वही चीज़ आपको पूछे किस वर्ग में है, तो अंतिम कक्षा में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिएगा छठे वर्ग में होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 को कक्षा बन रहा है, तो याद रखिए तीसरे आवर्त का ये एलिमेंट्स हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 वाले तत्व किस खंड में रखे जाते हैं?
सवाल में कहते हैं यहाँ पे एक आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 19 से 36 तक वाले तत्व किस आवर्त में रखे जाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा हो जाएगा। क्या 19 से 36 तक का था यहाँ पे परमाणु संख्या 19 से 36 तक। सिंपली से हम यहाँ पे 19 को ही सजाते हैं, सिंपली 36 को छोड़िए 19 को ही सजाते हैं। तो 19 को सजाने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए कितना यहाँ पर कक्षा कितना बन रहा है, 1 2 3 4 को कक्षा बन रहा है। इसका मतलब क्या चौथे आवर्त में होगा। तो 19 से 36 तक याद रखिए किस में आते हैं, चौथे आवर्त में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखाएं जो होते हैं किसको अलग करता है? देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो जिग जैग रेखा जो देखे होंगे वो किसको अलग करता है, वो अधातुओं से धातुओं को अलग करता है। ठीक है ना, जिग जैग लाइन किसको अलग करता है? तो आप लोग याद रखिए ऐसे तो होता है धातु अधातु उपधातु तीनों होता है, निष्क्रिय तत्व भी होता है, लेकिन यहाँ पे जिगजैग लाइन जो होता है वो अधातु को धातु से अलग करता है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला जो तत्व है उसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा इस ब्लॉक से हो जाएगा। यहाँ पे किस ब्लॉक से हो जाएगा, 56 तत्व जो हो जाएगा इस ब्लॉक से हो जाएगा। ठीक ना, तो उससे देखते हैं यहाँ पे यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम, अब फिर यदि 3 में हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 8 तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 में फिर यहाँ पे 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब फिर 19 में 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक ना, 37 हो जाएगा, याद रखिएगा। और 37 में हम जोड़ देते हैं 18 को तो 8 7 15 हो जाएगा, 3 1 4 55 हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा यहाँ पे, 55 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो है यहाँ पे ये हो जाएगा इस ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। किससे हो जाएगा यहाँ पे, इस ब्लॉक से हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे 56 जो होता है एटॉमिक नंबर होता है किसका, ये बेरियम का होता है। और बेरियम जो आता है ये बेरियम जो होता है सेकंड ग्रुप में आता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये दोनों ग्रुप जो होते हैं इस ब्लॉक के तत्व आते हैं। किस में आते हैं, इस ब्लॉक के तत्व में हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर तब यहाँ पे इस हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व है। तो लेंथेनाइट श्रृंखला का जो तत्व है वो कौन है, लेंथेनम है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, क्वेश्चन 58 लेंथेनाइट श्रृंखला का तत्व जो है कौन सा है? तो इसका आंसर है क्या, लेंथेनम है, स्ट्रोंशियम है, थोरियम है, सीरियम है। ठीक ना, यहाँ पे लेंथेनम तो नहीं होगा, यहाँ पे लेंथेनम तो 57 का होता है, सॉरी इसका सीरियम हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे, सीरियम हो जाएगा। क्योंकि लेंथेनाइट सीरीज जो शुरू होता है वो कहाँ से होता है, 58 से लेकर 71 तक शुरू होता है। जो उसका पहला सदस्य क्या होता है, सीरियम होता है। पहला सदस्य क्या होता है, सीरियम। और सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को डैश भी कहा जाता है। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व इसे कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, आंसर होगा ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा रहा है यहाँ पे, वर्ग 3 और आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ
स्थिर तत्वों को क्या कहा जाता है? वर्ग 3 इसको जो कहा जाता है वर्ग 3 आवर्त 6 में लेंथेनम के साथ स्थिर तत्वों को क्या कहते हैं? लेंथेनाइड कहा जाता है। इसको क्या कहता है? लेंथेनाइड सीरीज कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को किस ब्लॉक में रखा गया? तो याद रखिए, आप इसके पहले भी चर्चा हम किए थे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला जो वर्ग होता है, जो दूसरा वर्ग होता है, ये पहला और दूसरा वर्ग दोनों को जो रखा गया यहाँ पे एस ब्लॉक में रखा। किस में रखा गया? एस ब्लॉक में रखा गया है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? देखिए, ए ब्लॉक के जो तत्वों को जो कहा जाता है उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है अंतर संक्रमणीय तत्व। ठीक ना, उसे क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमणीय तत्व कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, क्षारीय मृदा तत्व जो आते हैं, जैसे आपको पता है क्षारीय मृदा तत्व जो होता है सेकेंड ग्रुप के जो जितना भी तत्व है उसको कहा जाता है क्षारीय मृदा तत्व। और जो पहले ग्रुप के जो तत्व होते हैं उसको क्या कहता है? क्षारीय धातु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्षार धातु कहा जाता है। संक्रमण धातु किसे कहा जाता है? संक्रमण धातु जो कहा जाता है, देखिए संक्रमण धातु को जो कहा जाता है इसको कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व कहता है। डी ब्लॉक के जितने भी तत्व आते हैं, ठीक ना, उसको क्या कहता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। और ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, ए ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो किस में आते हैं? ए ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है अंतर संक्रमणीय तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक के तत्व को क्या कहता है? अंतर संक्रमणीय। और डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहता है? संक्रमणीय कहा जाता है। और देखिए, फर्स्ट ग्रुप को जो रखा गया, जो क्षार धातु को रखा गया, एस ब्लॉक में रखा गया है। और क्षारीय मृदा धातु जो आता है सेकंड ग्रुप में जो है, इसको भी एस ब्लॉक में रखा गया। आप लोग याद रखिएगा, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप ये दोनों को रखा गया है एस ब्लॉक में। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण योगदान नहीं है? देखिए, अल रजी और जॉन न्यूलैंड्स, इसका तो है योगदान, इसका भी योगदान है। और यहाँ पे जोहान वोल्फगैंग डोबरिनर, इसका भी ट्राइड रूल दिया था, इसका भी योगदान है। हेनरी मोसले, इसका भी योगदान तो है ही, क्योंकि आधुनिक आवर्त तो उन्हीं का है। यहाँ डेमोक्रिटस जो देख रही है यहाँ पे, इनका कोई योगदान नहीं है। ठीक ना, डेमोक्रिटस का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। डेमोक्रिटस जो एक यूनानी शासक था, ये इसका कोई योगदान नहीं है। इसका क्वेश्चन जो कहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रिटस हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व किसमें पाए जाते हैं? डी ब्लॉक के जो तत्व पाए जाते हैं, देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं दूसरे ग्रुप से लेकर 13वें ग्रुप के दूसरे से 13वें तक जो होता है वो क्या कहलाता है? डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डी ब्लॉक के तत्व कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होते हैं। देखिए, ब्रोमीन जो होते हैं हमको लगता है चौथे में होना चाहिए, क्यों? अब इसके पहले क्वेश्चन ये हो चुका है। यदि हम इसको सजाते हैं यहाँ पे, तो सजाएंगे तो क्या हो जाए? पहले तो फ्लोरीन हो जाता है, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन। ठीक ना, तो ब्रोमीन जो आ रहा है यहाँ पे तीसरे पा रहा है। लेकिन एक्चुअली बात है कि जो फ्लोरीन जो शुरू होता है ना, फ्लोरीन जो शुरू होता है वो दूसरे आवर्त से शुरू होता है, तो फ्लोरीन तो दूसरे का हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे आवर्त का। क्लोरीन कितना? तीसरे का हो जाएगा। अब ब्रोमीन किसका? यहाँ पे चौथे का हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चौथे हो जाएगा, चौथा आवर्त इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन से क्षारीय धातु के समूह हैं? तो क्षारीय धातु मतलब कौन सा हो जाएगा? देखिए, क्षारीय धातु में जो रखा गया है, किसको रखा गया? सबसे पहले ये जाना, क्षारीय धातु में जो रखा गया है यहाँ पे रखा गया है किसको? हाइड्रोजन हो गया आपका, फिर हो गया कि लिथियम हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो 12 तो हो जाएगा मैग्नीशियम को तो क्षारीय मृदा धातु में रखा गया है, तो ये तो होगा नहीं। जो 9 है यहाँ पे 9 वाला तो 9 वाला तो नहीं होगा कि 9 तो नियॉन। ठीक ना, 9 8 17 हो गया। फिर क्या क्लोरीन,
ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए तीसरा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाए यहाँ पे? बी हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे कि तीसरा किसका होता है? तीसरा लिथियम का आता है, ठीक ना। और 3 में ही यदि हम फिर यदि 8 जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 3 में यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11। अगर सोडियम का होता है 11 फिर 8 जोड़े कितना हो जाएगा? 19। 19 कितना होता है? पोटेशियम का होता है। उसी तरह से आप जोड़, अब फिर 19 में आप जोड़िएगा, 19 में जोड़िएगा 18 तो क्या 37 हो जाएगा। 37 में 18 जो 55 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी चलेगा यहाँ पे, आंसर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक तत्व 2 8 8 2 किलोमीटर समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी में ये आवर्त है 2 8। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन करें यहाँ पे 2, यहाँ पे जो कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है 2 8 8 है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना संख्या? यहाँ पे 4 ठो यहाँ पे है कक्षा, तो क्या हो गया? चौथा आवर्त हो जाए। क्या हो यहाँ पे? चौथा आवर्त हो जाए यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। सॉरी दोस्त, 1 मिनट के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो सब बैटरी लो हो गया है, हम चार्जर को लगा लेते हैं। चलिए चार्ज में लगा दिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे कि दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या है। सवाल में कहते हैं यहाँ पे दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या होती है। कि दुर्लभ मृदा तत्व जो होते हैं उसका बाहरी सेल पूर्ण होते हैं, उनके 3 बाहरी सेल अपूर्ण होते हैं, उनके 2 बाहरी सेल अपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे उनका एक बाहरी सेल अपूर्ण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा इसका तो इसका जो आंसर हो जाएगा दुर्लभ मृदा तत्व विशेषता क्या है। तो दुर्लभ मृदा तत्व जो विशेषता है, इसका 3 बाहरी सेल जो अपूर्ण होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका 3 बाहरी सेल अपूर्ण होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। एक ही समूह में तत्वों में समान क्या होता है बताइए, क्या होगा? रासायनिक गुण समान होता है, परमाणु द्रव्यमान सेम होता है, परमाणु संख्या समान होता है। नहीं, एक ही समूह में तत्वों में समान परमाणु द्रव्यमान तो समान होता ही नहीं, परमाणु संख्या भी समान नहीं होगा, परमाणु त्रिज्या भी समान नहीं होगा। इसका रासायनिक गुण समान होता है। इसका आंसर क्या हो जाए? रासायनिक गुण समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। तत्वों ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक तत्वों 2 3 7 10 और 30 है, इनमें से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है? इसमें कौन सा तत्व है? यहाँ पे ए बी सी डी और ये 5 गो तत्व है जिनका परमाणु संख्या क्या आता है? 2 3 7 10 और 30 है।
तो कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होगा? देखिए समान आवर्त से वही संबंधित होगा जिसमें क्या कक्षा की संख्या समान होगा। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे 2, तो यदि पूर्ण संख्या 2 है तो 2 का तो एक ही कक्षा बनेगा। 3 है तो 3 का तो बनेगा यहाँ कितना, 3 का बन जाएगा कितना पे, एक तो बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा और 1 बन जाएगा। और यदि हम यहाँ पे फिर कितना है ये, फिर 7 है तो 7 वाले के जब हम बनाते हैं तो 7 का बनाते हैं 2 बनेगा और 5 बनेगा, ठीक ना। इसको फिर से देख लेते हैं। 2 वाला तो क्या बनेगा यहाँ पे, 3 वाला जो बनेगा उसका क्या बनेगा, 3 वाला बनेगा 2 और 1 बनेगा। और 7 वाला जो बनेगा 2 और क्या बनेगा 5 बनेगा। और 10 वाला का जो बनेगा 10 का बनेगा 2 और 8 बनेगा। और यहाँ पे तो और 30 वाला का बनाएगा, 30 वाला तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा यहाँ पे। तो सेम जो आवर्त से संबंधित होगा ना वो होगा बी होगा, क्योंकि 3 वाला तो बी का है, 7 वाला सी का है और 10 वाला ये डी का है, तो बी सी डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। डैश एक संक्रमण धातु नहीं है। सवाल में कहता है कि डैश क्या है कि संक्रमण धातु नहीं है। तो यहाँ पे NP है, ZR है, TC है और इसका एक TC है, RE है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या ए हो जाएगा। इस आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z14 को डैश और डैश के बीच रखा गया है। तो ये किसके बीच रखा गया है, तो यदि 14 के पहले हम बात करते हैं तो 14 के पहले जो आता है 13 आता है। 13 किसका होता है, तो एल्युमिनियम का होता है। और 14 के बाद यदि बात करती है 15, तो 15 किसका होता है, 15 फास्फोरस का होता है। तो सीधा इसका आंसर हो एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में एल्युमिनियम विकर्णता डैश से संबंधित है। आधुनिक आवर्त में एल्युमिनियम विकर्णता किससे संबंधित होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर बेरिलियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, बेरिलियम होगा। तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश के भांति समान समूह होने से अधिक है। यहाँ पे जो एक ऑक्साइड है X का वो क्या X2O3 यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि जब यौगिक बनाता है एलिमेंट्स तो अपने अपने संयोजकता के क्या करते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं। क्या करते हैं, चेंजिंग कर लेते हैं अपने संयोजकता का। तो X का जो संयोजकता हो जाएगा क्या होगा 3, और संयोजकता क्या होता है जो अंतिम, देखिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, ठीक ना, वो क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। तो यहाँ पे X का संयोजकता क्या होगा, X का 3 होगा। X का संयोजकता क्या होगा, यहाँ 3 होगा। और ऑप्शन का O का क्या होगा, O का 2 होगा, ठीक ना। तो संयोजकता यहाँ पे 3 है तो एल्युमिनियम की तरह होगा, एल्युमिनियम की भांति होगा, क्योंकि एल्युमिनियम को आप सजाते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13, इसको सजाएंगे कितना 2 8 3 बनता है यहाँ पे, 3 की तरह होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पे एल्युमिनियम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने की, प्रोटॉन आकर्षित करने की, नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का। इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का, ठीक ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कहता है। तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन है, तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु कौन हो जाएगा। तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु जो हो जाएगा यहाँ पे लिथियम हो जाएगा। क्या हो, यहाँ पे लिथियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब बोलेगा कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, यदि हाइड्रोजन का बात करें यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 है,
लिथियम के कितना हाइड्रोजन हीलियम मिथेन 3 होता है। ऑक्सीजन के कितना, ऑक्सीजन का 8 होता है। फास्फोरस के कितना होता है, फ्लोरीन का होता है, फ्लोरीन क्लोरीन। फ्लोरीन का क्या हो जाए यहाँ पे, फ्लोरीन के हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। फ्लोरीन के कितना होता है, 9 होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर जो सबसे जो बड़ा आकार होगा किसका होगा, लिथियम का होगा। अब कहेंगे जब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो एटॉमिक ज़्यादा होने से, देखिए एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने से क्या होता है कि नाभिक में जो होता है कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाता है। अब प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन में प्लस आवेश होता है। अब प्लस आवेश होने की वजह से क्या होता है, प्लस आवेश होने की वजह से क्या होता है, जो बाहर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है, उसको क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, जिसकी वजह से उसका कक्षाएँ क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक ना। लेकिन लिथियम में क्या 3 ही प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर बाहर में चक्कर लग रहा है, तो 3 को प्रोटॉन नाभिक में है, तो नाभिक में तो कम पावर है, कम प्लस है, इसलिए जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है उसके कक्षा को उतना छोटा नहीं कर पाता है जितना कि ज़्यादा परमाणु संख्या वाला करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्योंकि किस तत्व के विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है किसका होता है। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा जो होता है वो किसका होता है, वो फ्लोरीन का होता है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता डैश होती है। नाइट्रोजन की जो आयनीकरण क्षमता होती है वो क्या होती हैं, ऑक्सीजन से अधिक, ऑक्सीजन से आधे, ऑक्सीजन से समान, ऑक्सीजन से कम। तो नाइट्रोजन आयनीकरण क्षमता जो होता है ऑक्सीजन से क्या होता है, अधिक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्या होती है, अधिक होती है। इसका आंसर होगा ए हो गया। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु कितना, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 होता है, तो इसको सजाए क्या बनेगा, यहाँ पे 2 और 5 बन जाएगा यहाँ पे। और ऑक्सीजन की यदि बात करें, ऑक्सीजन की कितना 8 होता है, तो 8 होता है यहाँ पे कितना 2 6 हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसको ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता जो यहाँ पर नाइट्रोजन को ज़्यादा है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है कि इसका लास्ट के समय 8 इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्या स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का जो 7 होता है, नाइट्रोजन तो अंतिम में 5 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा तब स्टेप पूरा होगा, तो आप कहिएगा 3। और ऑक्सीजन का जो 8 होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन का जो 8 होता है, ऑक्सीजन में कितना 2 6 है, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका क्या होगा, अष्टक पूरा होगा। जबकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसका अष्टक पूरा होगा। इसलिए नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो ऑक्सीजन से अधिक है, आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु संख्या कौन सा है, ठीक ना, निम्न में से बड़े आकार का कौन है, आकार का परमाणु कौन सा है। यहाँ पे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सल्फर, फास्फोरस। तो सिलिकॉन का कितना होता है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे सिलिकॉन के कितना होता है, सिलिकॉन का 14 होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है 13 होता है। सल्फर के कितना होता है 16 होता है। फास्फोरस के कितना होता है 15 होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो आकार हो जाएगा यहाँ पे ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। किसका आकार हो जाएगा सबसे बड़ा, ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। ठीक ना, जिसके परमाणु संख्या कम है उसी का आकार बड़ा होता है, याद रखिए। आधात्विक गुण बढ़ता है, आधात्विक गुण कहाँ बढ़ता है, आधात्विक गुण बेरियम से मैग्नीशियम, बेरियम तक, पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सिलियम तक, सोडियम से क्लोरीन तक। आधात्विक गुण मतलब क्या, आधात्विक गुण जो बढ़ेगा ये सोडियम से क्लोरीन तक, ऑक्सीजन सोडियम से क्लोरीन तक होना चाहिए, ठीक ना। इसका आंसर क्या है, सोडियम से क्लोरीन तक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। हेलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा होता है, तो हेलोजन उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो तत्व होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका
क्लोरीन होता है। समझे बात को। हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व होता है वो क्लोरीन होता है। ये आपका वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इतना बार पूछा गया है क्वेश्चन इसको। हेलोजनों में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है वो किसका होता है? क्लोरीन का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? क्लोरीन को। धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। धातुओं का जो विद्युत प्रतिरोधकता जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? प्रतिरोधकता। तो सबसे ज़्यादा तो Hg पारा का हो जाएगा, फिर निकेल, फिर यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल वाला तत्व है? इसमें कौन सा तत्व है जिसका क्या होता है कि विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है, किसका न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक होता है? तो इसका आंसर क्या है? सीजियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाए? यहाँ पे सीजियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो है कि जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा को जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसका आयनन ऊर्जा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा। आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। किसी भी गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन हटाने जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या आयनन ऊर्जा कहा जाता है। वही कहे कि इलेक्ट्रॉन को बांधने के लिए कक्षा में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हटाने की चर्चा और यहाँ पे आयनन ऊर्जा। हटाना मतलब कि आनना मतलब आयनन ऊर्जा, याद रखिए। अपने बढ़ते अधातु गुण के क्रम में निम्नलिखित तत्वों को व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते अधातु गुण में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर? बढ़ते अधातु गुण मतलब अधातु गुण मतलब क्या है? जैसे जैसे अब बढ़ते जाएंगे तो अधातु के गुण बढ़े, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को देखते हैं तो ऑप्शन लास्ट में जहाँ पे लिथियम आ जाता है, जबकि लिथियम क्या है? धातु है, जिसका धातु गुण बढ़ेगा भले, लेकिन अधातु गुण बोलता है बढ़ते क्रम, अधातु गुण बढ़ते क्रम में। तो ये तो हो नहीं सकता है ऑप्शन में। बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में लिथियम है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ लिथियम में बेरिलियम फिर कार्बन ऑप्शन फिर फ्लोरीन है। तो अधातु का गुण बढ़ रहा है। तो देखिए जैसे जैसे हम जाएंगे दूर तो अधातु आएगा तब तो अधातु का गुण बढ़ेगा। लेकिन बाकी ए और सी डी और ए सी और डी में देखते हैं जैसे जैसे दूर जाते हैं तो धातु आ जाता है, जिसमें धातु के गुण बढ़ रहे हैं। यहाँ का तो अधातु के गुण बढ़ना, ठीक ना। तो ऑप्शन बी चलेगा यहाँ पे। उच्चतम प्राथमिक आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है? ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पे यदि बोरॉन का पूर्ण संख्या बात करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है? 5 होता है। कार्बन के बात करें, कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 यहाँ। तो कहा रहेगा उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ तब क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो बोरॉन हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोरॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। मैंगनीज के ऑक्साइड की अम्लता का सही बढ़ता क्रम क्या होगा? ठीक ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन ए चलेगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चलेगा। यहाँ पे
Mn का मतलब मैंगनीज हो गया। लेकिन किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है? उच्च आयनीकरण ऊर्जा किस में होता है? देखिए, तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है टोटल 18वें ग्रुप का है यहाँ पे। तो यदि हम बात करें यहाँ पे आर्गन का कितना 18 होता है, क्रिप्टॉन का कितना होता है? क्रिप्टॉन का आपका हो जाता है हीलियम की पहले बात करते हैं, हीलियम का 2 होता है और नियॉन का जो होता है यहाँ पे 10 होता है। तो क्रिप्टॉन का जो होता है, क्रिप्टॉन 36 होता है। क्रिप्टॉन कितना होता है? ये क्रिप्टॉन का 36 होता है यहाँ पे, ठीक ना। तो 2 8 8 18, हाँ ठीक है। तो कहते हैं कि किस तत्व उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? किस तत्व आयनीकरण ऊर्जा किस में ज़्यादा होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका तो बात कर उच्च यहाँ कहता है यहाँ पे तो इसका आंसर किस तत्व का उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, ठीक ना। किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होते हैं? देखिए टोटल जो आ रहे हैं यहाँ पे टोटल एक ही 18वें ग्रुप का यहाँ पे है। तो जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि जैसे जैसे वर्ग से में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनीकरण क्षमता जो होता है, आयनीकरण ऊर्जा जो होता है घट जाता है। समझ बात को। वर्ग में ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा का मान जो होता है घट जाता है। तो सबसे ऊपर में होगा कौन यहाँ पर? तो सबसे ऊपर में तो होगा हीलियम होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा? नियॉन होगा। उसके बाद क्या होगा? तो आर्गन होगा। उसके बाद कौन? क्रिप्टॉन होगा यहाँ पे। तो सबसे ऊपर में हीलियम है, तो हीलियम के क्या हो गया? सबसे ज़्यादा आयनीकरण ऊर्जा होगा। और सबसे कम का बात करें यहाँ पे तो क्रिप्टॉन को हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में क्या होता है? ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होता है? आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है? घट जाता है यहाँ पे। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है? वो घट जाता है। वही चीज़ कहे कि आवर्त में, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सभी क्या था कि सेम ग्रुप का सदस्य था। तो एक ही वर्ग में क्या होता है? आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर घटता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में प्रथम आयनीकरण क्षमता का मान क्या होगा? देखिए, तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन यहाँ पे हैं। तो ये एक वर्ग का नहीं है, ये अलग अलग वर्ग का है, ठीक ना। यहाँ पे तो अलग अलग वर्ग का है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आवर्त होगा, इसमें सेम आवर्त का होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सेम आवर्त का, तो आवर्त में क्या होता है कि जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनीकरण ऊर्जा का मान जो होता है, आयनीकरण क्षमता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये सेम ग्रुप का नहीं है, सेम आवर्त का है। तो आवर्त में क्या होता है कि बाएं से दाएं जाने के बाद क्या होता है? आयनीकरण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। सोडियम से ज़्यादा किसका? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्युमिनियम, उसको ज़्यादा सिलिकॉन का हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या चलेगा? यहाँ पे ऑप्शन बी चलेगा। यहाँ पे डैश में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन संबंध होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन संबंध होता है सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है। इसका आंसर क्या हो? यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन से और फिर आयोडीन तक जाने पे विद्युत ऋणात्मक मान क्या होता है? तो ये विद्युत ऋणात्मकता का जो मान होता है वहाँ पे वो कम हो जाते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन, अब ब्रोमीन, अब फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मक मान क्या होता है? देखिए, सबसे पहला बात यहाँ पे एक बात करते हैं फ्लोरीन। यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और यहाँ पर आयोडीन हो गया। ये सब जो है कि सेम ही ग्रुप का है, एक ही ग्रुप का है, ठीक ना, एक ही वर्ग में आता है यहाँ पे।
तो जैसा कि आपको पता है कि विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है ऊपर से नीचे आने के बाद तो घटता है। समझे बात को, विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है ऊपर से नीचे में क्या होता है, घटता है। तो वही कहता है फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मक मान क्या होगा, तो वो घटेगा। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाती है यहाँ पे। तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, घटता है। वही बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक ना। डैश आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो कहता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन हो यहाँ पे, तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। ऊपर में कौन है, क्योंकि आपको पता, अब जस्ट यही क्वेश्चन लगभग इसी टाइप का किया गया है। क्या बताए थे, सब ऊपर से नीचे आने बाद क्या, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होता है घटते जाता है। तो बोलता है सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, तो फ्लोरीन होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, फिर ये क्या होता है क्लोरीन, फिर क्या ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, सबसे कम पूछेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आयोडीन का हो जाएगा। तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा किसका होता है, सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा जो होता है किसका होता है, यहाँ पे सवाल में ये कहता है। तत्व में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा जो होता है, तो यहाँ पे हीलियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम, सोडियम है। सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा तो यहाँ पे फ्रेंशियम, हाय लीना ना कर रब से फरियाद, फ्रेंशियम। तो इसका जो आंसर होना चाहिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसका सही हो जाएगा फ्रेंशियम हो जाएगा। इसका क्या हो जाए यहाँ पे, फ्रेंशियम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है, सबसे घनत्व जो अधिकतम ऑस्मियम का होता है। सबसे ज़्यादा जो घनत्व होता है किसका होता है, किस तत्व का घनत्व अधिकतम होता है। यहाँ पे प्लेटिनम भी है, पारा भी है, लेड भी है, ऑस्मियम भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही आंसर जो होना चाहिए, इसका सही आंसर ऑस्मियम, हाँ ऑस्मियम हो जाएगा। ठीक है, ऑस्मियम हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि उसमें सबसे भारी धातु जो होता है ऑस्मियम होता है। तो जिसका घनत्व ज़्यादा हो तो सबसे भारी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा जो होगा ये कार्बन का होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ये आज के वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का धात्विक गुण किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो किस प्रकार परिवर्तित होता है धात्विक गुण, तो धात्विक गुण जो परिवर्तित होता है, जैसे वो पता है कि धात्विक गुण जो होता है कि पीरियोडिक टेबल में कि बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है, लेकिन समूह में क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। और बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। तो इसका तो ऑप्शन डी चलेगा। धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं घटता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे बढ़ता है। तो आज का ये लास्ट सवाल था। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।